बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 शुरू किया हुआ है, उसमें मैंने पार्ट 1 जो है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन का अपलोड कर दिया था। तो आज हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, उसका सेकंड पार्ट है। क्योंकि एक लेक्चर में ये काफ़ी लंबा हो जाना था, तो मैंने इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जिन लोगों ने तो पहला लेक्चर लिया उन्हें तो ये इंट्रोडक्शन और बिल और उसकी टाइप्स का पता होगा, लेकिन मैं यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूँगी ताकि जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं लिया उनको इसकी समझ आ सके। अब हम देख रहे हैं प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेशन का क्या प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। तो इसलिए हमारी फर्स्ट हेडिंग आएगी व्हाट इज़ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी, यानी कि लॉ मेकिंग, कानून बनाना। अब हमने देखा जी लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाना, तो सवाल ये आता है कि फिर कौन बनाएगा कानून, हु मेक्स लॉ। देन जो कानून बनाने वाले हैं उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर्स, और ये जनरल टर्म है, यानी कि कानून बनाने वाले को लेजिस्लेचर कहा जाता है। लेकिन हर कंट्री ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नाम दिया हुआ है। हम यहाँ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर्स कौन हैं, पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लेजिस्लेशन करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि लेजिस्लेशन का क्या मतलब है, कानून बनाना, और कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर्स, और पाकिस्तान में लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट। अब कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है। तो हम देखते हैं कि बिल क्या है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, एनी प्रोपोजल टू अमेंड एन एग्जिस्टिंग लॉ और टू एनेक्ट अ न्यू लॉ। यानी कि ये बिल की डेफिनेशन हम देख रहे हैं लेजिस्लेशन में, यानी कि प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन में बिल किसको कहा जाता है। तो बिल कोई भी ऐसा प्रपोज़ल है, कोई भी ऐसा जो है ना वो दस्तावेज़ है जिसमें ये कहा गया हो कि या तो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज किया जाए या फिर न्यू लॉ बनाया जाए। तो कोई भी ऐसा प्रपोज़ल जिसमें लॉ बनाने की तजवीज़ दी गई हो या एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने का कहा गया हो, उसको हम बोलते हैं बिल। देन आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिल। अब टाइप्स ऑफ बिल हम इसलिए देखेंगे क्योंकि जो प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन है वो डिपेंड करता है कि बिल किस टाइप का है। इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं, तो आप पहली 2 ज़रा स्किप करें। पहले हम ये वाली जो है ना लास्ट पे 3 मैंने लिखी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कोई भी सिंपल बिल है, यानी कि इसको ऑर्डिनरी बिल या सिंपल बिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी हाउस में एक तो ओरिजिनेट हो सकता है और इसको पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेजेंट मेंबर्स की। इसका क्या मतलब है कि अगर 100 मेंबर्स प्रेजेंट है तो हाफ मेजॉरिटी उनकी क्या हो गई, 50, और सिंपल 51। अगर 200 हैं तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी 101। तो ऑर्डिनरी बिल एक ऐसा बिल है जिसको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर है, और ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। हाउस यहाँ मतलब कि नेशनल असेंबली में भी हो सकता है और सेनेट में भी हो सकता है। देन हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब कोई भी ऐसा बिल जिसका पर्पस क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और ये भी किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। देन आ जाता है मनी बिल, यानी कि जो बजट से रिलेटेड होगा, टैक्स से रिलेटेड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में ही ओरिजिनेट होगा। सेनेट के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को लेके या मनी मैटर्स को, बजट मैटर्स को लेके कोई भी लेजिस्लेशन कर सके। ये सोल पावर है नेशनल असेंबली की। ये हम आगे देखते हैं। देन मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल। जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान में जो काबीना है, कैबिनेट है, वो भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है, यानी कि जो काबीना के बंदे हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं। तो कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में कैबिनेट प्रेजेंट करेगी, कैबिनेट का कोई मेंबर प्रेजेंट करेगा, यानी कि वो पार्लियामेंट का मेंबर भी है और कैबिनेट में भी है, तो वो होगा पब्लिक मेंबर बिल। और कैबिनेट के अलावा जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जब वो कोई बिल प्रेजेंट करेंगे वो होगा प्राइवेट मेंबर बिल। यानी कि अगर ऑर्डिनरी बिल है एक, अगर तो वो कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है तो वो ऑर्डिनरी बिल तो है ही। अब कैबिनेट ने प्रेजेंट किया तो उसको पब्लिक मेंबर बिल भी कहा जाएगा। और अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल है वो कैबिनेट के अलावा किसी और मेंबर ने प्रेजेंट किया तो वो होगा प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ बिल। अभी तक हमने क्या देखा है कि लेजिस्लेशन का क्या मतलब है, कानून बनाना। कौन कानून बनाएगा, लेजिस्लेचर्स यानी कि पार्लियामेंट।
और कोई भी कानून बनाने के लिए बिल प्रेजेंट किया जाता है और उस बिल में ये अपना प्रपोजल दिया जाता है कि हम ये चाह रहे हैं, या तो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना चाह रहे हैं या न्यू लॉ बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ बिल। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल हैं और टाइप्स ऑफ बिल देखने का मकसद ये था क्योंकि जो प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन है, कानून बनाने का जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है बिल की नेचर पे। ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और मनी बिल का डिफरेंट है इन दोनों से। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन किसका, ऑर्डिनरी बिल का। तो आज हम नेक्स्ट 2 देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर और मनी बिल का प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 238 एंड 239। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, और हमने देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। तो इसका पहला प्रोसीजर है बिल इन फर्स्ट हाउस, यानी कि फर्स्ट हाउस में कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा, कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस का मतलब है वो हाउस जिसमें बिल ओरिजिनेट होगा। अगर सेनेट में ओरिजिनेट हुआ है तो सेनेट फर्स्ट हाउस है, अगर नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है तो नेशनल असेंबली फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस वो हाउस है जिसमें बिल ओरिजिनेट हुआ है। अब पहला स्टेप होगा फर्स्ट रीडिंग। अब फर्स्ट रीडिंग में ना बिल को लेंथी प्रोसेस नहीं है, मतलब कि उसको ये नहीं है कि उसके सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं, उसका सिर्फ इंट्रो दिया जाएगा। इंट्रो में हो सकता है वो बता दें कि जी बिल किससे रिलेटेड है, ये एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना है या न्यू लॉ बनाना है, यानी कि सिर्फ इंट्रो देना है पार्लियामेंट के मेंबर्स को कि बिल किस से रिलेटेड है। देन आ जाता है नेक्स्ट स्टेप कि ये चेक किया जाएगा कि ये रिपग्नेंट टू इस्लाम तो नहीं है। अगर लगेगा कि इसकी प्रोविजंस रिपग्नेंट टू इस्लाम है तो उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास भेज दिया जाएगा, ताकि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इस्लाम के वो बता सकें कि ये रिपग्नेंट टू इस्लाम है या नहीं। देन थर्ड हमारे पास स्टेज आ जाती है कमेटी स्टेज। अब हमें पता है कि डिफरेंट कमेटीज़ बना दी जाती हैं, यानी कि स्पोर्ट्स कमेटी है ना अगर, तो उसमें स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट बैठे हैं। अगर जो है वो मजहबी अमूर से रिलेटेड कोई कमेटी है तो उसमें उलमा बैठे होंगे। तो कमेटी स्टेज में जो बिल है, बिल को देखते हुए कि ये किससे रिलेटेड है, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स कमेटी जो है उसको भेज दिया जाएगा, यानी कि उस पर एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन दे सकें। अगर तो कोई इस्लामिक बिल है तो वो फिर मजहबी अमूर से रिलेटेड जो वज़ीर होंगे उनको भेज दिया जाएगा। कमेटी स्टेज का ये है कि उस पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी है कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। देन आ जाता है कमेटी स्टेज से पास होने के बाद सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में बिल को डिस्कस किया जाता है, उस पर डिबेट्स होती हैं, दोनों हाउस के मेंबर्स अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, वो अमेंडमेंट का जो है वो प्रपोजल दे सकते हैं। तो सेकंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रो था और सेकंड रीडिंग में आता है उस पर डिस्कस करना, उस पर डिबेट्स करना। देन आ जाता है हमारे पास थर्ड रीडिंग। अब सेकंड रीडिंग में से पास होने के बाद थर्ड रीडिंग आ जाती है जिसमें बिल को डिस्कस किया जाता है, और फिर आ जाता है थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग। अब सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए कितने वोट्स रिक्वायर हैं। ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए तो सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए कितने वोट्स रिक्वायर हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर होती है ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए। अब 2/3 मेजॉरिटी कैसे, यानी कि देखें अगर उसके मेंबर्स हैं ना नेशनल असम्बली के, हमारे पास इस वक्त हैं 342, तो इसका कितना 2/3 होगा, इसको आप डिवाइड कर लें, यानी कि 114, 114 और 114। तो 114 हमारे पास आ जाता है 228, यानी कि हमने जो है हमारे पास 342 हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं, उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और हमें उसमें से 2 हिस्सों की वो कंसेंट चाहिए। अब 342 थे, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया और हमें 2 चाहिए, यानी कि 2/3 चाहिए ना। तो 2 अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास बन जाता है 228, यानी कि 342 में से अगर 228 अपनी कंसेंट दे देते हैं उस बिल को पास करने के लिए तो समझा जाएगा कि ये बिल पास हो गया। ये मैं नेशनल असम्बली का आपको बता रही हूँ। अब सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो 104 हैं, तो उसकी 104 की 2/3 मेजॉरिटी देखी जाएगी। अगर नेशनल असम्बली में बिल ओरिजिनेट हुआ है तो फिर
नेशनल असेंबली के मेंबर्स, टोटल मेंबर्स को देखते हुए उसकी मेजॉरिटी देखी जाएगी। तो ये था हमारे पास पहले हाउस में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। अब आ जाता है पहले हाउस से बिल पास होने के बाद बिल चला जाता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो कि फर्स्ट हाउस में होता है। फर्स्ट रीडिंग होती है, देन चेक किया जाता है ये रिपग्नेंट टू इस्लाम तो नहीं है, कमेटी स्टेज होगी, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, एंड पे वोटिंग होगी। और वोटिंग हुई है कि 2/3 वोट्स आपको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए। इसीलिए हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इसको सेमी रिजिड बोलते हैं, कि कुछ तो इसके जो लॉज हैं वो बनाना ईजी है, मुश्किल नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी बिल को पास करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और वो भी सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स की। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को देखें तो इसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो भी टोटल मेंबर्स की, कि जब तक टोटल मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, अपनी कंसेंट नहीं देंगे, तब तक बिल पास नहीं हो सकेगा। देन सेकंड हाउस से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए चला जाएगा। और प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है वो एक फॉर्मेलिटी ही है, अगर वो कंसेंट ना भी दे तो 10 दिन के बाद बिल को यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये लॉ बन गया है। लेकिन अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जो पर्पस है वो है किसी भी प्रोविंस की पावर्स को लिमिट करना, क्या है उसकी लिमिट्स, प्रोविंसेस की जो लिमिट्स है उसको अमेंड करना है, कि उस पर लिमिट्स लगानी है। तो ऐसा होगा कि सेकंड हाउस से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, पहले वो जाएगा रेलिवेंट प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि जिस प्रोविंस से रिलेटेड बिल है उस प्रोविंशियल असेंबली के पास जाएगा। देन उस प्रोविंशियल असेंबली से पास होने के बाद बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो ये एक हमारे पास प्रोसीजर था। प्रोसीजर सेम ऑर्डिनरी बिल वाला ही है, इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर है और इसमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर है। और इसमें एक ये आ जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जो पर्पस है वो प्रोविंसेस की लिमिट से डील करता है तो बिल सेकंड हाउस से पास होने के बाद प्रोविंशियल असेंबली के पास जाएगा, जो भी रेलिवेंट प्रोविंशियल असेंबली होगी। तो फिर उस असेंबली से पास होने के बाद देन प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर। अब हमारे पास रह जाता है, अब हमने ऑर्डिनरी बिल भी देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी देख लिया, अब हमारे पास आ जाता है मनी बिल। पहले इसको आर्टिकल 73 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। अब हम देख लेते हैं कि मनी बिल क्या है, ये किससे डील करता है। ये टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, बोरोइंग ऑफ मनी हो सकता है, यानी कि कोई जो है हुकूमत ने कर्ज वगैरह लेना है, एनुअल बजट भी हो सकता है मुल्क का, फेडरल गवर्नमेंट के जो है अकाउंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि तमाम फाइनेंशियल मैटर्स, स्टेट के तमाम फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड अगर कोई बिल आता है तो उसको हम बोलेंगे ये है मनी बिल। अब इसका प्रोसीजर क्या है, जैसा कि मैंने आपको जब हमने टाइप्स ऑफ बिल देखा है वहाँ भी बता चुकी हूँ कि मनी बिल कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड इन नेशनल असेंबली, यानी कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हो सकता है। देन ओरिजिनेट तो हो गया, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर ओरिजिनेशन द कॉपी ऑफ बिल सेंड टू सेनेट फॉर सजेशन। क्या होगा, नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ तो ओरिजिनेट होने के बाद जो बिल की कॉपी है वो सेनेट को भेज दी जाएगी कि अगर आप इस पर कोई सजेशन या रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड सेनेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस टू नेशनल असेंबली विद इन 14 डेज़। तो जो सेनेट है वो अपनी रिकमेंडेशंस या सजेशंस जो है वो विद इन 14 डेज़ जो है वो नेशनल असेंबली को फॉरवर्ड करेगी। अब ये है कि जो सेनेट ने सजेशंस दी हैं, क्या नेशनल असेंबली बाउंड है उन सजेशंस को फॉलो करने के लिए? आंसर इज़ नो। नेशनल असेंबली हैज़ राइट टू इनकॉर्पोरेट सजेशंस और नोट, यानी कि नेशनल असेंबली के पास राइट है कि वो उन सजेशंस को माने या ना माने। तो क्या हमने देखा कि सेनेट का कोई लिंक नहीं है फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, ये सोल पावर है नेशनल असेंबली की। ओरिजिनेट भी नेशनल असेंबली में होगा और सेनेट को सिर्फ एक कॉपी भेजी जाएगी ताकि अगर वो अपनी कोई रिकमेंडेशन देना चाहती है तो दे दे, और अगर वो दे भी देती हैं रिकमेंडेशन तो नेशनल असेंबली की मर्ज़ी है वो उसको माने या ना माने। तो देन क्या होगा, प्रेसिडेंशियल कंसेंट, यानी कि जब नेशनल असेंबली में बिल ओरिजिनेट हुआ, नेशनल असेंबली से पास हो गया तो वो चला जाएगा सेनेट के पास। सेनेट अगर 14 डेज़ में अपनी रिकमेंडेशन दे देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 14 दिन के बाद वो प्रेसिडेंशियल कंसेंट के पास चला जाएगा।
और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि प्रेसिडेंट के पास भी कोई राइट नहीं है कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर सके या रिटर्न कर सके। यानी कि हमने क्या देखा, इट इज़ द सोल फंक्शन ऑफ नेशनल असेंबली मतलब फेडरल गवर्नमेंट टू पास एनी बिल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स। कि एक तो नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है, सेनेट की रिकमेंडेशंस की भी कोई अहमियत नहीं है, नेशनल असेंबली के पास राइट है वो उसको माने ना माने, और प्रेसिडेंट के पास भी ये राइट नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट या रिटर्न कर सके। तो क्या हुआ, ये सोल फंक्शन किसका हुआ, नेशनल असेंबली का या फेडरल गवर्नमेंट का, कि वो फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगी। तो ये था हमारा प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू रिलेटिंग टू मनी बिल। और हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उससे पहले हमने देखा था कि लेजिस्लेशन क्या होता है, लेजिस्लेचर्स कौन हैं, बिल क्या होता है, बिल की क्या टाइप्स हैं। तो हमारा जो प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वो आज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।